बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस बुलेटिन में अगले 1 घंटे तक होंगी हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन शुरुआत करेंगे यूपी में कल हुई एक ऐसी वारदात के साथ जिसने गैंगस्टर विकास दुबे वाले बिकरू कांड की खौफनाक यादें ताजा कर दी हैं। कल यूपी के कासगंज में शराब माफिया को पकड़ने गए दारोगा और कांस्टेबल पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। हमले में कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि दारोगा बुरी तरह से जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने एनकाउंटर कर एक आरोपी को मार गिराया, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल जुलाई में ऐसी ही वारदात हुई थी जब पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी और विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया था, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। तो कासगंज की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तारी की कोशिशों पर क्या कुछ अपडेट है, इस पर हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कासगंज के नगला धीमर गांव में कल क्या कुछ हुआ। यूपी में शराब माफिया का पुलिस पर हमला। बिकरू कांड के बाद पुलिस पर दूसरा बड़ा हमला। बंधक बनाकर 2 पुलिसकर्मियों से मारपीट। माफिया के हमले में कांस्टेबल की मौत। दरोगा को अधमरा कर खेत में फेंका। 12 घंटे के भीतर यूपी पुलिस का पलटवार। हमले का एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर। इस तस्वीर ने एक बार फिर 7 महीने पुराने बिकरू कांड की खौफनाक यादें ताजा कर दी हैं। जिस शख्स को आप बुरी तरह जख्मी हालत में देख रहे हैं वो यूपी के कासगंज जिले के सिद्धपुरा थाने के दरोगा अशोक पाल हैं। अशोक पाल का ये हाल शराब माफिया ने किया है। इस हमले में एक कांस्टेबल की मौत भी हुई है। सिद्धपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। ये वारदात कासगंज जिले के थाना सिद्धपुरा क्षेत्र के गांव नंगला धीमर की है। पुलिस को ये शिकायत मिली थी कि नंगला धीमर गांव के आसपास बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बनाई जाती है और इसका सरगना 11 मुकदमों का आरोपी मोती धीमर है। कासगंज पुलिस के मुताबिक दरोगा अशोक पाल अपने साथी कांस्टेबल देवेंद्र के साथ कल शाम करीब 3:15 बजे वांटेड शराब माफिया मोती धीमर को ही पकड़ने के लिए निकले थे। अपराधी की तलाश में दोनों पुलिसकर्मी नंगला धीमर गांव से 4 किलोमीटर दूर कटरी नदी के सुनसान इलाके में पहुंच गए। वहां शराब माफिया से दरोगा और कांस्टेबल की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक करीब 4 से 6 बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। दोनों को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया। शाम करीब 6:30 बजे पुलिस को इस वारदात की खबर मिली तो हड़कंप मच गया। थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और वहाँ यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो। रास्ते में कांस्टेबल देवेंद्र की मौत हो गई जबकि दरोगा अशोक पाल की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात की खबर लगते ही कासगंज से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सीएम योगी ने फौरन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने और मृत कांस्टेबल के परिवार को 50 लाख की सहायता और एक आश्रित को नौकरी देने का निर्देश जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। घटना का खुलासा होते होते अंधेरा हो चुका था। वारदात की जगह टॉर्च की रोशनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया और 12 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को मार गिराया। मोती धीमर की तलाश जारी है। कासगंज से देवेंद्र पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है वहां के एसपी का, सुनिए।
उन पर काफी गंभीर कार्रवाई की गई थी। उसी कार्रवाई के दौरान ये जो अभियुक्त हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया था, ये वांछित भी चल रहे थे, इनके खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस इन पे लगातार दबिश और दबाव बना रही थी। इनके द्वारा तभी इस तरह की घटना कारित की गई थी। पहले भी इन पे दबाव बनाया गया था, अब भी इन पे लीगल एक्शन लगातार पुलिस कर रही है और जारी रहेगी। हमारी 3 टीम डिवोटी टीम लगी है, 100% गिरफ्तारी अभियुक्तों की होगी और हमारे दरोगा जी जैसे थोड़ा और स्वास्थ्य सही होगा और जो तथ्य बताएंगे और जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर लगातार हम दबिश देते रहेंगे, कार्रवाई करेंगे। कासगंज घटना के बारे में और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी शिवेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं। शिवेंद्र, कहीं ना कहीं हम ये माने कासगंज की इस घटना को लेकर कि आकलन में गड़बड़ी हुई, जैसा कि बिकरू कांड में हुआ था। ये पुलिस को मालूम ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर ये शराब माफिया मौजूद होंगे, वो इतने हथियारों से लैस होंगे, इस तरीके से फायरिंग होगी, एक कांस्टेबल की मौत हो जाएगी और दरोगा जी घायल हो जाएंगे। देखिए नेहा, ये तो बात तय है कि आकलन में गलती हुई, लेकिन शराब माफिया और सैंड माफिया, उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे नेटवर्क हैं माफिया के जो इतनी विभत्स तरीके से घटनाएं अंजाम देने के लिए कुख्यात हैं और पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। शराब माफिया पर दबिश देने जाइए या फिर जो खनन माफिया है, वो दोनों ही अधिकारियों को मारने तक से नहीं चूकते और यही गलती हुई। जंगल के इलाके में 2 सिपाही अगर किसी भी पूरी तैयारी के बगैर जाते हैं तो ये खतरा तो पहले से ही उन्होंने मोल ले लिया था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अपराधियों का मनोबल इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो पुलिस वालों को वर्दी में देख के इतनी विभत्स तरीके से मारे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में सिपाही को न सिर्फ मारा गया बल्कि उससे पहले उसके कपड़े उतार दिए गए, उसके जूते, उसकी गन, यहाँ तक कि उसकी जो गन थी सरकारी उसको भी लूट लिया गया और उसके बाद बुरी तरह से पहले लाठी डंडों से मारा गया है, उसके बाद हत्या हुई है ये। और उसमें जो अशोक हैं, अशोक की जान बच गई, ये बड़ी गनीमत की बात है क्योंकि अपराधियों ने पूरी कोशिश इस बात की थी कि उनकी भी जान न बचे और उनको नदी से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया था कि अगर कोई ढूंढने आए तो भी ना मिले। और इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस करने का तभी हो सकता है जबकि पहले से दबंग रहा हो, पहले से आपराधिक इतिहास रहा हो। और यही साफ दिखाता है मोती धीमर जो मुख्य आरोपी है, सालों से अवैध शराब का धंधा करता है, उसके खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई की लेकिन शायद उनकी सख्ती में कमी रही या फिर उसका ऐसा कोई नेक्सस नेटवर्क रहा कि वो हर बार बचता रहा। जंगल के भीतर वो अवैध शराब बना रहा था, जानकारी मिली तो जब ये लोग गए उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। खास बात इसमें यह भी है कि मौका वारदात से जो 2 गाड़ियां मिली हैं, 2 बाइक्स मिली हैं, उसमें एक पुलिस वाले की है लेकिन दूसरे की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है कि आखिरकार वो आरोपियों की है या किसी और की है या पुलिस वाले की है। तो उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस ने रात में जो कॉम्बिंग की, जो रेड्स की, उसके लिए कई टीम्स बनाई गई थी। उसमें एलगार जो भाई है मोती धीमर का, उसको मारा गया है एनकाउंटर में। और कहा यह जा रहा है कि इस पूरी घटना में करीब आधा दर्जन लोग शामिल थे क्योंकि कच्ची शराब बनाने के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं उनमें कई ऐसे लोग होते हैं जो पहरेदारी भी कर रहे होते हैं और वहां मौका वारदात पे मौजूद रहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार कितना बड़ा नेटवर्क था जो कि इसके लिए काम कर रहा था, क्योंकि बड़े नेटवर्क के बगैर इतना बड़ा दुस्साहस अपराधी नहीं कर सकता कि पुलिस वाले के खिलाफ इस तरह की हरकत करे, उसकी जानलेवा हमला करे और उसकी जान भी ले लेना। तो एक बड़ी वारदात ये यूपी के कासगंज में देखने को मिली है और लगता है कि यूपी में अपराधियों को एनकाउंटर का भी खौफ नहीं रहा है। कल भी यूपी में ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर में एनकाउंटर किया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में फरार 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। मुठभेड़ में हुई फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी हुए। बुलंदशहर की अगर बात कर ले, वहां पर हुए एनकाउंटर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। और अब बात उत्तराखंड में कुदरत के कहर की। तकरीबन 60 घंटे बाद भी बचाव टीमें फंसे लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। 35 मजदूर अब भी टनल में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स के साथ नेवी और एनडीआरएफ की टीमों ने मंगलवार को नई तकनीकों के जरिए टनल में फंसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। ऋषि गंगा नदी के ऊपर रडार लेकर घूमता सेना का हेलीकॉप्टर। कोशिश है रडार के जरिए उन मजदूरों की सही लोकेशन का पता लगाने की जो तपोवन टनल में फंसे हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। जिस पहाड़ में सुरंग है उसकी दूसरी तरफ सेना के जवान ये पता लगाने में जुटे हैं कि मलबा हटाकर मजदूरों तक पहुंचने के अलावा भी रेस्क्यू का क्या कोई रास्ता है। टनल के अंदर कैसे हालात हो सकते हैं ये समझने के लिए आप रविवार को बचाए गए मजदूरों का ये वीडियो देखिए।
जिसे ITBP ने शेयर किया है। चलिए शाबाश, बारी बारी निकलिए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, बारी बारी आगे आते रहिए, एक एक करके आइए, शाबाश। आप देख सकते हैं कि सुरंग में बिल्कुल अंधेरा है और मजदूर किसी तरह बाहर आ रहे हैं। पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश, आते रहिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए, हाँ आ रहे आ रहे, आराम से खींचो खींचो, ऊपर खींचो। इन सभी मजदूरों को वीरेंद्र कुमार लीड कर रहे थे, जिन्हें बाहर निकलते और जयकारे लगाते हुए जब पहली बार देश ने देखा तो राहत की सांस ली। जब लास्ट पोजीशन हो गई ना, हम लोगों की लास्ट पे मरने की टाइम आ गई, तो मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है, हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। 240 मीटर लंबी इस टनल में 120 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। सारी कोशिश 60 मीटर बाद उस मोड़ तक पहुंचने की है, जिसके पास 35 लोगों के फंसे होने की उम्मीद है। एक और एनिमेशन से समझिए कि मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। तो एस्केप टनल भी कह सकते हैं आप। तो ये लगभग जो एस्केप टनल है और जो ये एस्केप की एसएफटी में मिल रहा है, ये लगभग 90 मीटर का यहाँ से यहाँ जुड़ता है। और उससे पहले ये एस्केप टनल, माउथ ऑफ द टनल टिल माउथ ऑफ दिस एसएफटी, ये 180 मीटर। तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और स्लश की जाने की दिशा सिर्फ एक साइड की थी, तो उम्मीद से कह सकते हैं कि इस टनल में शायद स्लश ना हो, क्योंकि ये टनल तकरीबन 180 मीटर लंबा है। ऑक्सीजन यहाँ पे पाई जा सकती है, तो जो अंदर हमारे लोग इस समय ट्रैप्ड हैं, उनका ठीक होना इस समय हम काफी हद तक सही मान सकते हैं। तपोवन में रविवार शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो समय के साथ रेस हो रही है। आशुतोष मिश्रा, गौरव सावंत और मंजीत नेगी के साथ मीनाक्षी कंडवाल, तपोवन, आज तक। और इस वक्त तपोवन में इसी टनल के बाहर से मेरे सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन सी बड़ी चुनौतियां इस वक्त मजदूरों को बाहर निकालने की? स्लश एक बड़ी वजह हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी जिसके बारे में जानकारी आपको दी जा रही थी, लेकिन किस तरीके का रोड मैप अब तैयार किया गया है ताकि इन सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके? श्वेता, आज चौथे दिन की शुरुआत है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर युद्ध स्तर पर तमाम जो लोग हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट पुलिस, सेना के लोग, वो कोशिश कर रहे हैं। अभी रात भर यहाँ पर रेस्क्यू का काम चला है। 1.8 जो किलोमीटर लंबी टनल है, उसके अंदर करीब आधा किलोमीटर तक सफलता मिली है जो मलबा हटाने की। और इस वक्त आप देख सकते हैं फिर दोबारा से अंदर मशीनों के जरिए जाने की कोशिश की जा रही है। अंदर लाइट लगाई गई है, लेकिन हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली है नेहा, और कोशिशें लगातार जारी हैं। एक अल्टरनेट रास्ता भी खोजने की कोशिश की गई थी, हालांकि अभी तक उसमें भी सफलता नहीं मिली है। कल यहाँ पर ड्रोन और दूसरी तकनीक के जरिए भी ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि जो लोग हैं वो अंदर जीवित हैं। उस तरह की कोशिशें हुई। हेलीकॉप्टर के जरिए जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं, उनकी भी मदद ली गई। हालांकि अभी तक किसी तरह का कह सकते हैं कि कोई बड़ी सफलता, ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। चौथे दिन की शुरुआत है और अब यहाँ पर संख्या और भी बढ़ाई गई है। तमाम जो सेना के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, बड़े जो डोजर हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है। और अभी लगातार जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप देख रहे थे वहाँ टनल से सीधे ये रिपोर्ट, ये अपडेट मंजीत नेगी हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे थे। लगातार स्लश को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 60 घंटे से जारी है। यहाँ करीब 35 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें रविवार को आई आपदा में कुल 197 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी अलग अलग जगह तलाश की जा रही है। इनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती है राहत पहुंचाना, मदद पहुंचाना, ज़रूरत का सामान पहुंचाना। अब ऐसे में एसडीआरएफ के सामने चुनौतियां दरअसल ये है कि रैनी गांव और इसके साथ के कई सारे गांव जो हैं वो मुख्य जिले चमोली से अलग हो चुके हैं। दरअसल सैलाब ने ब्रिज तोड़ दिया, अब कनेक्टिविटी की दिक्कत है। ऐसे में
जो एसडीआरएफ की फोर्स है वो किस कदर मुश्किलों का सामना करिए। देखिए ये रिलीफ मटेरियल है, हालांकि जो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट है वो इसलिए क्योंकि हेली ड्रॉपिंग की जा रही है, लेकिन जब तक सामान आप ना पहुंचाएं आसपास के गांव में कुछ चुनौतियां आती हैं। ये रिलीफ मटेरियल है, लेकिन सड़कों को जोड़ने के लिए सबसे पहले एसडीआरएफ की जो टीम है इन दुर्गम इलाकों से होते हुए, ये देखिए रास्ता है नहीं, दरअसल इसे रास्ता बनाना पड़ा, यहाँ से होते हुए नीचे वो खाई तक पहुंचे हैं। नीचे सिर्फ और सिर्फ मलबा है। तस्वीरें देख रहे हैं रास्ता बनाते हुए एसडीआरएफ के जवानों को। दरअसल ये रास्ता इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जिप लाइन तक रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जा सके। इस बहुत ही नैरो पैसे से, ये संकरे पैसे से, दरअसल ये सीढ़ियाँ इसलिए हैं ताकि आज तक का कैमरा आपको ये तस्वीरें दिखा सके। काम कितना मुश्किल है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ ये आम रास्ता नहीं है, नीचे सिर्फ और सिर्फ दलदल है। उस दलदल में जिप लाइन बनाई गई है। जिप लाइन से एसडीआरएफ के जवान नदी के किनारे दोनों गांवों को जोड़ सकते हैं और साथ ही इन सीढ़ियों से अपना रसद, अपना सामान और जो मदद भेजनी है वो पहुंचा सकते हैं। और मैं ऋषि गंगा की इस दुर्गम घाटी में पहुंच चुका हूं। यहाँ जो निशान हैं ये उस सैलाब के निशान हैं, और अगर ज़मीन से गहराई से आप इसे नीचे देखते हैं नदी की तलछटी से, तो ये लगभग 70 से 80 फीट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लेशियर का टुकड़ा कितना बड़ा होगा, उसके साथ कितना मलबा आया होगा जो इस तलछटी घाटी से होते हुए 70 से 80 फीट ऊपर तक ये मलबा उछाल देता है। जी हाँ, ये उसके निशान हैं। इससे आगे जाने की हमें अनुमति भी नहीं है और ये बेहद खतरनाक भी है। और क्यों है वो ये देखिए, जहाँ भी ये पूरा स्वैम्प है, दलदल है दरअसल, और इसके आगे ये नहीं पता कि अगर पैर फिसले तो कहाँ तक जाएंगे। लेकिन इस दुर्गम परिस्थिति में कोई वहाँ काम कर रहा है तो वो है एसडीआरएफ के जवान। ये उन्होंने जिप लाइन तैयार की है। जिप लाइन तैयार होते ही जो राहत और बचाव सामग्री है, इसके साथ खाना पीना, ज़रूरत का राशन, वो इस जिप लाइन से सीधे होते हुए गाँव का जो दूसरी छोर है रैनी गाँव का, वहाँ पे देखिए जवान बैठे हुए हैं। ये राहत सामग्री सीधे वहां भेज दी जाएगी। इन दिक्कतों के बावजूद एसडीआरएफ के जवान और तमाम एजेंसियां राहत और बचाव कार्य ऑपरेशन चमोली में चला रही हैं। प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए जो जिंदा बच सकते हैं, लेकिन चुनौतियां उन लोगों के लिए भी हैं जो इस पूरी मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। चमोली में रैनी गांव में ठीक उस घाटी से जहां सैलाब आया, संजय कुमार के साथ ये रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से आज किसान आंदोलन का 77वां दिन है। सरकार की तमाम अपीलों के बावजूद किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके उलट और बड़े आंदोलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर की सुबह की तस्वीरें देखिए। बीकेयू नेता राकेश टिकैत को देखा जा सकता है। टिकैत की अगली रणनीति क्या है, खुद उनकी जुबानी सुनिए। सोल्यूशन तो सरकार को निकालना है। हम क्या सोल्यूशन निकाल लेंगे, जब सरकार के समझ में आ जाएगा सोल्यूशन निकल जाएगा। आपने बोला कि एक 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ हम एक और रैली करेंगे। नहीं, ये नहीं कहा। 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन का जोड़ेंगे हम जहाँ पे भी मीटिंग में जा रहे हैं या कोई भी इस आंदोलन के समर्थन में मीटिंग कर रहा है, उसमें ट्रैक्टरों की संख्या कितनी होगी वो हमने कहा है। सरकार हमारे से बात करे, जो हमारे इशू है 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, जो ये मुकदमे है ये वापसी हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।